Welcome to Beyond Education. My name is Amit Kumar. I am going to teach today science and technology for UPSC. So we'll see the syllabus of the UPSC first of all. So अगर आप UPSC का सिलेबस देखिएगा तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड केवल जनरल साइंस लिखा हुआ है। तो केवल जनरल साइंस में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसिफर साइंस में क्या क्या चीज़ आ सकता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेंस के सिलेबस में जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिटेल सिलेबस में अगर आप जनरल स्टडी 3 में जाइएगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको सबसे पहले वर्ड मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोनों में डिफरेंस, सो इफ विल सी साइंस एक्सप्लोर द नेचुरल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल और फेनोमेना, बट टेक्नोलॉजी जो होती है वो एप्लीकेशन ऑफ दैट साइंस होती है। जैसे कि अगर हम एआई पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होती है कि न्यूरल नेटवर्क होता है, ब्रेन का नोट्स होता है और उसमें कुछ डाटा डालते हैं, फिर वो एरर से कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर चीज़ प्रेडिक्ट करता है। ठीक, लेकिन अगर उसका एप्लीकेशन अगर जाएंगे हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में या इकोनॉमिक्स में, तो उसका एप्लीकेशन हो गया। ठीक, तो साइंस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी फिनोमेना एंड टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट साइंस। सो ये आपके यूपीएससी का सिलेबस में है, एक लाइन लिखा हो। फिर दूसरा लाइन है अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में देखिएगा कि किसी पार्टिकुलर रीजन है, कंट्री है या कल्चर है, उसकी क्या डिमांड है, मतलब कि उसकी क्या इशूज हैं, उसके डेवलपमेंट में या ग्रोथ में क्या क्या ऑब्स्टेकल हैं, उसको सोल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकता है। तो इसका हो गया इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया के केस में लाइक इंडिया की क्या क्या नीड है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड एक लास्ट लाइन जो लिखा हुआ, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो अगर देखा जाए होल ये 3 लाइन लिखे हुए हैं यूपीएससी मेन सिलेबस में। अगर हम इसको समराइज करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में एक आया नैनो टेक्नोलॉजी, फिर आया रोबोटिक्स एंड एआई, फिर आया स्पेस, फिर डिफेंस, फिर कंप्यूटर, फिर आईटी, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, एनर्जी, इशू रिलेटेड टू आईपीआर एंड अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जब हम क्लास लेंगे यूपीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो हम लोग ये सब चीज़ें डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक, ऑल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब एक्चुअली क्लास का जो थीम होगा वो कैसे होगा, ठीक, तो बेसिकली अभी हम नैनो टेक्नोलॉजी का एक डेमो लेंगे। क्लास हम जो लेंगे यूपीएससी का वो कैसे लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फिनोमेना ऑफ द साइंस रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, हायर ऑर्डर साइंस में जाएंगे, फिर उसका एप्लीकेशन में जाएंगे, फिर पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीलिम्स और मेंस का, देन टॉपिक खत्म करेंगे। तो आज हम एक ब्रीफ देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी अगर हम कोई क्लास लेंगे तो कैसे लेंगे। तो सबसे पहले कोई पर्टिकुलर टॉपिक में रिलेटेड भी नैनो टेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ द साइंस क्या बोलता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या पहले नहीं थी। तो डेफिनेटली अगर आप जाइएगा तो नैनो टेक्नोलॉजी जो रिचर्ड फेनमैन द्वारा दिया गया था 1959 में, तो लेकिन अगर देखा जाए एंशियंट टेक्नोलॉजी में भी नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का यूज नहीं किया, लेकिन उससे मिलता जुलता टेक्नोलॉजी है। लाइक चरक संहिता में देखिएगा भस्म करके लिखा होगा। भस्म क्या होता है, कैसे किसी मेटल या कोई भी मटेरियल उसका साइज रिड्यूस करके उसको कैसे हम डिफरेंट एप्लीकेशन में हेल्थ में यूज कर सकते हैं। तो वही टेक्नोलॉजी अभी है, जस्ट है रिसेंट एडवांसमेंट हो गया उसका। ठीक, तो हम सबसे पहले कोई भी साइंस का हम देखेंगे, कोई भी टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, फिर उसके बाद उसका बेसिक साइंस देखेंगे। बेसिक साइंस वो आपके फेनोमेना जो हो रही हो, साइंस को डेवलप कर रही हो, बेसिक फेनोमेना क्या क्या है, मीन्स की कॉजुअलिटी ऑफ द फेनोमेना क्या है। लाइक नैनो टेक्नोलॉजी में देखेंगे बेसिक फेनोमेना क्या होता है कि 1 से 100 नैनोमीटर का जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, साइज के कारण उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो चेंज हो जाता है। उस बेसिक प्रिंसिपल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन में। ठीक, सो हम बेसिक साइंस देखेंगे, फिर उसके बाद साइंस थ्रू टेक्नोलॉजी कैसे कन्वर्ट हो रहा है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, हम नैनो टेक्नोलॉजी का साइंस पढ़ लिए कि क्वांटम साइज इफेक्ट आ रहा है या कोई भी उसका जो सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक है उससे उसका साइंस चेंज हो जाती है। अब उस साइंस को अप्लाई करके कैसे हम टेक्नोलॉजी में बदलेंगे, लाइक हम नैनो मटेरियल कैसे बनाएंगे, नैनो रोबोट कैसे बनाएंगे, स्मार्ट पिल्स कैसे बनाएंगे या नैनो मेडिसिन कैसे बनाएंगे। तो हम ये देखेंगे कैसे उस बेसिक टॉपिक जो है साइंस से कैसे टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो रही है।
फिर हम देखेंगे उसका एप्लीकेशन, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखिएगा कैसे हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेक्सटाइल, वाटर प्यूरिफिकेशन, इन्वायरमेंट, मतलब कि मैक्सिमम जगह हम यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम एक उठाएंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। हेल्थ केयर सेक्टर में इसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, कैसे एमआरआई में नैनोटेक पार्टिकल का यूज किया जाता है फॉर द इमेज कंट्रास्ट के लिए। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे लैब एंड चिप में यूज किया जाता है, जैसे कि आपका अभी के टाइम में एक रिसेंट टेक्नोलॉजी आई है जिसमें एक ड्रॉप ब्लड से आपका मतलब कि ऑल होल बॉडी फेनोमेना या आपका इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट कर सकता है। तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी कैसे यूज आता है, जब हम क्लास में डिटेल में देखेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे नैनो रोबोट का यूज करके कैसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी किया जाता है, जैसे किसी शरीर के किसी पार्ट में कोई कैंसरस सेल है, उसको हम क्या करते हैं नैनो पार्टिकल के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लिए कि इस जगह पे कैंसर है। फिर क्या होगा कि उसके बाद हम उस पर नैनो रोबोट पे हम ड्रग्स डाल के फिर पर्टिकुलर कैंसर साइट को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जब हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर टॉपिक तो हम उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप मेंस का कोई क्वेश्चन आएगा या कहीं भी आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो आप अगर एक लाइन भी ऐड कर देते हैं लास्ट में कि इस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगा। फिर देखेंगे कि एग्रीकल्चर में लाइक हम ये बता रहे हैं कि कैसे कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक का 1 बाय 1 लेयर बाय लेयर हम उसके बेसिक साइंस टू इवन एप्लीकेशन के एक सेक्टर में कैसे अंदर तक जाएंगे। इवन एग्रीकल्चर में देखेंगे, एग्रीकल्चर में आपका डिलीवरी ऑफ फर्टिलाइजर, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई, इंसेक्ट, नैनो सेंसर, इस सब में कैसे यूज करते हैं। फिर उसके बाद उस पार्टिकुलर टॉपिक का हम गवर्नमेंट स्कीम लेंगे कि गवर्नमेंट ने उस पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी में क्या क्या स्कीम लाई है कंट्री में डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद हम करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर में रिसेंट में उस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें आई हैं, डेवलप हुई हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो लिक्विड यूरिया आया हुआ है। जैसे कि आप अभी के टाइम में क्या होता है 50 केजी का यूरिया का बोरा खरीदते हैं, ठीक, लेकिन उसका जितना इफिकेसी है उससे अगर हम 2.5 मिलीलीटर का एक बोतल खरीदते उतना सेम है। आखिर ये टेक्नोलॉजी कैसे बनी, ठीक, इसके बारे में जब आप टॉपिक पढ़िएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और करंट अफेयर में डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक का करंट अफेयर में ये आएगा। किसी भी टॉपिक का करंट अफेयर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, हर एक टॉपिक का। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीलिम से, देन मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, फिर जाके टॉपिक ख़त्म करेंगे। हर एक टॉपिक में इस प्रकार का एक क्रोनोलॉजी चलेगा। तो फिर अब हम आते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये बेसिक जो कि डायरेक्ट है, जो कि इनडायरेक्ट हम आज एक नया बताएंगे कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनडायरेक्ट यूज किया जाता है अदर जीएस टॉपिक में। लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कैसे यूज करके कैसे हम एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करते हैं मेंस में, कर सकते हैं डेफिनेटली। जैसे कि आप देखिएगा कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कंट्री कोई भी डेवलप होती है तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, ठीक। तो हम लोग उस हिसाब से समझेंगे। लाइक एक देखिएगा एक सर्कुलर डायग्राम है जिसमें इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि आप देखिएगा इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ है जो कि आइडिया जनरेशन, फिर उसके बाद आइडिया एडमिशन, देन अप्लीकेशन, देन न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, देन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब कि जब भी कंट्री में न्यू गुड्स एंड सर्विसेज आती है देन ही इकोनॉमी में ग्रोथ आता है। अब फिर ग्रोथ लीड टू डेवलपमेंट, देन उसके बाद अदर जो इशू है कंट्री की वो सॉल्व होती है। तो हम देखेंगे कैसे यहाँ पे साइंस एंड टेक का टॉपिक का कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक आप देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा एनालिटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा एनालिटिक्स से क्या होगा कि हम जो जितना भी गवर्नमेंट का एनी आइदर वो इंडियन इकोनॉमी हो, आइदर इंडियन पॉलिटी हो या कोई भी सब्जेक्ट का गवर्नमेंट कोई प्लान करती है तो उसका प्लानिंग एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्लानिंग एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम एआई और बिग डाटा एनालिटिक्स जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है लाइक एआई एंड रोबोटिक्स, एंड जब हम कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे बिग डाटा एनालिटिक्स। उसमें क्या होता है कि जैसे कंट्री का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, 140 करोड़ लोग मान लेते हैं कहीं ना कहीं डिजिटल रूप से कनेक्टेड है, गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्ट। अगर हम उसका डाटा ले लेते तो उस होल 140 करोड़ का मतलब कि जितने लोग यूज करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं उसका डाटा हमारे पास आता है। उस डाटा से हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। ट्रेंड फाइंड आउट करने से क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ प्लान करते हैं तो कैसे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दिया जा सके, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा एनालिटिक्स, उसमें जो डाटा से वो ट्रेंड फाइंड आउट करती है फॉर इंक्रीजिंग द प्लानिंग एक्यूरेसी।
हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बस हमें बता रहे हैं कि कैसे कोई एक टॉपिक है उसमें कैसे हम अदर जीएस पेपर में हम इंटरवेंशन कर सकते हैं इन द मेंस क्वेश्चन। फिर हम आएंगे रिमोट सेंसिंग एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखिएगा और रिसेंट जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक देखिएगा, उसमें क्या होता है, जैसे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। लाइक अगर एक टेक्नोलॉजी आती है, अगर उस टेक्नोलॉजी को लोगों को स्किल दिया जाए, लोगों को उसको ट्रेन किया जाए, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ रही है तो लोग एक इथिकल इशू है, इथिक्स में भी पढ़िएगा कि ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आती है तो एम्प्लॉयमेंट कम होती है। जबकि अगर आप इसको अदर थॉट से सोचे तो क्या होगा कि जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर इस डिफरेंट टेक्नोलॉजी को हम लोगों को ट्रेन करें तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज होगा, मतलब सेक्टर बढ़ेगी। अगर हम बोले कि साइबर सिक्योरिटी में आप बहुत लोगों को ट्रेन कर दिया, डेफिनेटली ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो स्किल्स की। तो आप इकोनॉमिक्स में देखिएगा, जहाँ पे हम दिखाएंगे, आज हम लोग देखेंगे कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट इन यूपीएससी 220 नंबर के आसपास मतलब इफेक्ट करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अगर आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो। फिर उसके बाद आता है डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी में देखिएगा कि एजुकेशन रिसोर्सेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एम्पावरिंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो डिजिटल कनेक्टिविटी होती है जैसे कि अभी के टाइम में मोबाइल कनेक्टिविटी है या एनी टाइप ऑफ कनेक्टिविटी विद द इंटरनेट। इससे क्या होता है, हेल्थ केयर सर्विसेज भी इजीली अफोर्डेबल है, एजुकेशन सर्विसेज भी अफोर्डेबल है। आप लोग को एजुकेशन सर्विस आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग देखते होंगे, इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी लर्न कर सकते हैं कहीं भी। फिर उसके बाद रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ होता है। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हम लोग एनर्जी केस में क्या एनर्जी जब चैप्टर देखेंगे तो होल टॉपिक देखेंगे, डिफरेंट टाइप का रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जा सकती है और उसमें क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं फर्दर। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ये भी एक न्यू टाइप का टेक्नोलॉजी है जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। लाइक ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी को अगर ट्रेन किया जाए डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। फिर उसके बाद हम आते हैं जनरल स्टडी 3 का इंटरवेंशन, मतलब कि देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे कैसे इंटरवीन होता है। लाइक अगर आप सिलेबस देखिएगा जो कि यूपीएससी में लिखा गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशू रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट। जहाँ भी कोई भी इशू आती है, आप कोई भी इशू को सोल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज आसानी से कर सकते हैं और इशू को कम कर सकते हैं। अब किस टाइप का टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे वो हम देखेंगे। लाइक एक ओवरव्यू है जैसे कि सोलर पावर इरिगेशन। सोलर पावर इरिगेशन कैसे सिस्टम वर्क करती है, क्या सोलर पावर से डायरेक्टली हम सोलर पैनल प्लेट से हम इरिगेशन सिस्टम चला सकते हैं या सोलर पावर को कॉन्सेंट्रेट करके हम पंप चला सकते हैं, ये हम देखेंगे एनर्जी जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद ड्रोन एंड आईओटी क्या है, लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग होता है, कैसे डिफरेंट सेंसर को एक दूसरे से कनेक्ट करके हम डिफरेंट डाटा ले सकते हैं। लाइक आप क्रॉप, हम किसी पार्टिकुलर एरिया में कोई भी फसल उगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कितना उसमें वाटर चाहिए, मतलब ये रियल टाइम में हमारे पास डाटा आते हैं और हमारे मोबाइल ऐप में कनेक्ट होता है रियल। इससे क्या होती है कि आप ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं, आपको कितना प्रोड्यूस हो सकता है, इससे क्या होता है इफिकेसी बढ़ती है। फिर उसके बाद प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड डाटा इनसाइट, जैसे कि अभी देखे थे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होता है कि अभी के टाइम में रिसेंट बूम इन द मार्केट आइदर इन एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड पता नहीं चलता है कि कब प्राइस बढ़ेगा, किसका घटेगा, कब बारिश होगी, कंज्यूमर प्रेफरेंस कब चेंज हो गई, फिर डिमांड फ्लक्चुएशन कैसे हो रहा है। तो ये जब हम ये सब डाटा को एआई में डालेंगे तो एआई इजीली प्रेडिक्ट कर लेगा, जो कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को प्रेडिक्ट करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होती है कि जैसे कि ऑप्टिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ वाटर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, और कुछ भी ऑप्टिमम यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, डाटा चाहिए। मतलब कि उसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए व्हाट इज़ द वाटर लेवल, व्हाट इज़ द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, अगर ये सब डाटा हमारे पास हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे एग्रीकल्चर में एकदम सटीक प्रिसीजन, मतलब सटीक एग्रीकल्चर कैसे कर रहे हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ एनीथिंग। तो इस सब के लिए क्या चाहिए आपको, आईओटी सेंसर। अभी एक टाइम अभी रिसेंट एक आया नमो
ड्रोन दीदी लाइक न्यू एग्रीकल्चर मार्केट ऑर्डर। अब ड्रोन में का टेक्नोलॉजी कैसे होता है, क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी पहले क्यों नहीं है, अभी क्यों डेवलप हुई? हेलीकॉप्टर का जो टेक्नोलॉजी है वो भी सेम ड्रोन में चलता है, लेकिन ड्रोन अभी ही क्यों डेवलप हुई, पहले क्यों नहीं है? क्या लोग नहीं सोचे थे? लोग सोचे थे। हाँ, अभी क्या है कि अभी इसका लोग प्रमोशन ज़्यादा हो रहा है, और ये जो है अब जब IoT के साथ जुड़ गया ड्रोन, तो ये ज़्यादा डेवलप हो गई। फिर जब ड्रोन IoT प्लस AI आ गया, तो फिर दिस इज द बूम इन द मार्केट। लाइक IoT क्या करेगा, डिफरेंट सेंसर लेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि एक्चुअली इंडिया के केस में अगर स्मॉल फार्मर में, तो उस केस में डिफिकल्ट होता है। अगर बिग फार्मर है, बिग फार्मर, वहाँ पे क्या होगा कि हम बहुत सारे एकड़ में एक पर्टिकुलर क्रॉप हम दे दिए हैं, तो अब क्या होता है कि उसमें कितना, किसी एक पार्टिकुलर रीजन में कितना ह्यूमिडिटी है, कितना फर्टिलाइजर है देना है, कितना पेस्टिसाइड देना है, हमारे मोबाइल पे आ गया। फिर मोबाइल को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर वो ड्रोन जाके वहाँ पे अगर कुछ का कमी होगा डाल के आ जाएगा। तो इस टाइप का टेक्नोलॉजी अभी। अब फिर AI क्या होगा, AI वो फ्यूचर देखा है कि अभी हमारा आने वाला जो क्रॉप है कितना होल प्रोड्यूस देगा, फिर वो प्रोड्यूस को कहाँ बेचेंगे, फिर वो प्रोड्यूस को, फिर नेक्स्ट प्रोड्यूस कैसे आएंगे, मतलब कि मार्केट फ्लक्चुएशन चेंज तो नहीं हो रहा है, प्रेफरेंसेस चेंज तो नहीं हो रहा है, तो ये सब AI। तो ड्रोन, AI, IoT ऑल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कोई भी प्रोड्यूस एग्रीकल्चर में यूज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड ई टेक्नोलॉजी, जो कि हम देखेंगे मेंस के सिलेबस में। लाइक इस पर का भी क्वेश्चन था कि ई टेक्नोलॉजी कैसे ऐड करता है टू द फार्मर्स। फिर एक कॉब वेब मॉडल, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। क्या होता है कि मान लेते हैं कि इंडिया के, जनरली इंडिया में ज़्यादा होता है कि कोई किसान है, ठीक, वो इस साल ओनियन क्रॉप रोपे, प्याज रोपे। फिर क्या हुआ कि इस साल प्याज का प्राइस जो है बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो अगले बार क्या होगा, कोई नहीं रोपेगा, बहुत कम रोपेगा, तो फिर क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। फिर अगले बार सोचेगा प्राइस बढ़ गया है, तो फिर रोपेगा, फिर क्या प्राइस घट जाएगा। तो अब एक कैसे प्रेडिक्ट करेगा, अब ये सब हम AI का यूज करेंगे। AI को इजिली प्रेडिक्ट करें। इस साल हम लोग कौवे में फंसे हैं कि नहीं, मतलब कि लोग का क्या प्रेफरेंस है, मतलब कि लोग जब मार्केट में सीड बाई करने जाएंगे, फिर फर्टिलाइजर बाई करने जाएंगे, और फिर रिमोट सेंसिंग में हम डालेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ का क्रॉप का डेवलपमेंट हो रहा है, कि यहाँ पे ज़्यादा क्रॉप डाला गया। तो हम पहले गवर्नमेंट के थ्रू या डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया के थ्रू हम बता सकते हैं कि इस टाइप का इस साल प्राइस जो है, मार्केट ट्रेंड प्रेफरेंस ऐसा होने वाला है। जो कि रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है इन द एग्रीकल्चर मार्केट, बहुत बड़ा इंटरवेंशन है। फिर हम आते हैं GS3 में, इशू रिलेटेड टू बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी मिशन। यहाँ पे भी है टेक्नोलॉजी मिशन, लाइक फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री पॉलिसी एंड देयर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अभी हम देखिए कोई भी पॉलिसी अगर हमको उसका प्लानिंग एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो विदाउट अभी के टाइम में AI का यूज करके या डाटा एनालिटिक्स का यूज करके हम उसका एक्यूरेसी नहीं बढ़ा सकते। अभी के टाइम में सब लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, इजीली हम लोग उतने करोड़ लोगों का अगर इंटरनेट से जुड़े हुए, मतलब कि उसको मोबाइल तो यूज करते होंगे, कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर खरीदने जाते होंगे, हमारे पास कहीं ना कहीं से डाटा है, तो वो डाटा यूज करके हम एक ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम अपना पॉलिसी का मतलब कि एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन का। फिर स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन, लाइक बफर स्टोरेज में स्मार्ट स्टोरेज क्या होती है, क्या हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके या बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके एक स्मार्ट कोटिंग डाल सकते हैं। लाइक अगर कोई फूड आइटम है, फूड आइटम में कैसा कोटिंग करे कि वो मैक्सिमम ड्यूरेशन तक रहे, ठीक, या डिफरेंट टाइप का सेंसर से हम उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर रियल टाइम में कैसे पता कर सकते हैं। जिससे क्या हो सकता है, इससे होता है कि हमको प्रोएक्टिव मैनेजमेंट इन द स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक। फिर सेम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। सो जब हम देखेंगे डिटेल टॉपिक AI, रोबोटिक्स एंड बिग डाटा, कंप्यूटर, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के बारे में, ठीक। लाइक डिमांड फोरकास्टिंग, लाइक अभी के टाइम में, लाइक लेट भी हम आपको AI के बारे में बताते हैं। लेट भी हमारे पास इतना डाटा है 0 to T1 टाइम तक, ठीक। ये है लेट भी ये डिमांड, ये डिमांड है, हमको इतना का डिमांड नहीं पता T2 का, ठीक। तो हम अगर इतना डाटा अगर हम AI में फेड कर दें, तो AI जो है इतना डिमांड हमको फोरकास्ट करके बता देगी कि इस टाइम में T1 से T2 में इतना डिमांड बढ़ने वाला है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि AI कैसे करती है सब, जब हम AI का डिटेल लेंगे तो। फिर एडवांस रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या एडवांस रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी में क्या हम एडवांस मटेरियल कोटिंग भी कर सकते हैं?
सेंसर के अलावा क्या उससे हमारा जो फूड सिक्योरिटी है या बफर स्टॉक है उसमें कुछ इन्हेंसमेंट होता है ड्यूरेशन का। फिर नेक्स्ट हम आएंगे लैंड रिफॉर्म्स, जो कि GS3 में लैंड रिफॉर्म करके एक टॉपिक लिखा गया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रेलवे। अब इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके इसमें कहाँ कैसे करेंगे। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिक नीड क्या है कि आप अपना थॉट जो है वो कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं अदर डायमेंशन में। अगर कोई भी मेंस का क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है तो आप कैसे इसमें ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इन अदर टॉपिक। इन GS3 में हम देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स। एनर्जी का तो हम सेपरेट टॉपिक देखेंगे साइंस एंड टेक में। लैंड रिफॉर्म्स में देखेंगे कि अभी लैंड जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट, मतलब कि अगर आप चाहिएगा कोर्ट में तो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड आपको बहुत सारा मतलब कि डिस्प्यूट मिल जाएगा लैंड से रिलेटेड। तो आखिर इसको कैसे कम किया जा सकता है टेक्नोलॉजी से। अगर आप देखिएगा कि एडवांस सैटेलाइट इमेजरी और सिक्योर लैंड ट्रैक थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर हम ये दोनों को मिक्स कर दें तो फिर इससे क्या होगा कि लैंड का जितना भी डिस्प्यूट है ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना है। कंप्यूटर में हम सेपरेट टॉपिक लेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसमें होता क्या है, इसमें होता है कि लाइक लेट इट बी एक बॉक्स है, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाते हैं। अब क्या होती है कि एक ट्रांजेक्शन अगर हुआ तो फिर इसका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, पिछला ट्रांजेक्शन आएगा, फिर जो थर्ड टाइम ट्रांजेक्शन होगा ये दोनों ट्रांजेक्शन इसमें ऐड होगा, फिर अगर फोर्थ टाइम होगा तो उसका पिछला जितना ट्रांजेक्शन था सब इसमें होगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में। मीन्स अगर 1 2 3 बार किसी भी लैंड का ट्रांजेक्शन हुआ तो लास्ट बार जो चौथा ट्रांजेक्शन होगा इसमें 1 2 3 का जिक्र होगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और 1 2 3 कभी चेंज नहीं होगा। इवन अगर कोई पर्पसफुली 1 2 3 में थोड़ा सा भी छेड़खानी करना चाहे तो ये होल डाटा कोलैप्स कर जाएगा और आपको पता चल जाएगा किस पॉइंट पे कौन सा इसमें कोई इंटरवीन किया है और इस डाटा को चेंज किया है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो सिक्योर लैंड रिकॉर्ड को सिक्योर कर सकता है। बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट आने वाला। आप देखिएगा 10 साल में ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बूम करेगी और जितने भी लैंड रिकॉर्ड है वो इससे जुड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लैंड रिकॉर्ड में अगर मेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप इसमें डाल रहे हैं तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे लैंड रिकॉर्ड को सिक्योर करती है और इट इन ट्रांसपेरेंट मैनर, मतलब कि इवन कि कोई भी सरकारी फाइल है, सरकारी डॉक्यूमेंट है या वर्क हो रहा है उसमें कहीं भी कोई भी छेड़छाड़ हो गई तो तुरंत पता चल जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि इससे अगर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितना भी चीज़ है पिछले अगर कुछ भी चेंज हुआ है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेगी, बोलेगा कि ये सही नहीं है, डाटा इनक्रिप्ट हो जाएगा, तुरंत डाटा कोलैप्स कर जाएगा अगर कुछ चेंज करना चाहे तो। फिर हम देखेंगे एनर्जी, तो हम सेपरेट टॉपिक देखेंगे। फिर पोर्ट्स एंड रोड्स, रेलवे। नाउअडेज क्या होता है कि जैसे कंक्रीट से पोर्ट, रेलवे या कुछ भी बन रहा है स्टील से, अगर उसमें मटेरियल में एडवांस मटेरियल का यूज करें, उसमें नैनो मटेरियल अगर मिक्स करते तो क्या उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उसका क्वालिटी इंप्रूव होगा, बट उसका प्राइस जो है कम हो जाएगा। हम लोग नैनो मटेरियल में देखेंगे कैसे कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग करके उसका यूज करके कैसे डिफरेंट टाइप का पोर्ट और रेल का बनाया जा सकता है, जो कि ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ज़्यादा मजबूत होता है कंपेयर टू दिस। अगर उसके साथ कोई भी कार्बन नैनो मटेरियल या अदर नैनो मटेरियल मिक्स करते हैं तो इससे क्या होगा, कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है और इससे क्या होता है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये आपका GS3 में है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसका इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। आप देखिएगा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्यों? हाइड्रोजन फ्यूल सेल में आप देखिएगा कि वहाँ पे H2+ O2 जो कि टोटल वाटर बनाती है, मतलब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो H2O बनाती है जिसमें प्लस एनर्जी निकलती है। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में एक कंसेप्ट का यूज होता है, इसमें जो पोल्यूशन होती है बहुत ही पोल्यूशन तो होगी नहीं, जो H2O बना वो प्योर बना, फिर उसका यूज कर लेंगे, फिर एनर्जी का यूज कर लेंगे। तो अभी के टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी से क्या हो, सस्टेनेबल ग्रोथ भी है, पोल्यूशन भी कम होगा। हम सेपरेट टॉपिक देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का। फिर उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, कैसे डिफरेंट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वेस्ट टू एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको मैनेज कैसे करेंगे ये देखेंगे। फिर रिमोट सेंसिंग, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग,
मतलब कि किसी भी एरिया में पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कोई पर्टिकुलर मैटर बढ़ रहा है, या उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, किस टेक्नोलॉजी से रिड्यूस करेंगे, उस सब का भी हम लोग स्टडी करेंगे। लाइक सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम, इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में लेड का पोल्यूशन बढ़ गया या किसी भी पर्टिकुलर मैटर इंक्रीज कर गया, उसको कैसे केमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल या नैनो मटेरियल से यूज करके हम उसको पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। फिर चैलेंजेस टू एक्सट्रीमिज्म एंड चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। डेफिनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जा सकता है। मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, वो यूजुअली ट्रांजेक्शन करता है, लेट इट बी पर मंथ 1 लाख का ट्रांजेक्शन करता है, अचानक से वो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर दिया, बिग अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर दिया, ठीक, अचानक से। अब उससे क्या हो गया, उसको एआई तुरंत डिटेक्ट कर लेगा पर्टिकुलर पर्सन पिछला अपने 10 साल में इतना का ट्रांजेक्शन, अचानक से इतना ट्रांजेक्शन कैसे होगा। उसका होल जो है चेन ऑफ ट्रांजेक्शन और एआई जो है डाटा एनालिटिक टूल जो कि एआई से है वो डिटेक्ट कर लेगा। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर अनमैन्ड एयर व्हीकल हम लोग देखेंगे ऐसे एक टॉपिक, अनमैन्ड एयर व्हीकल में कैसे होती है कि पर्टिकुलर कोई एक्सट्रीमिस्ट है या फिर जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, कैसे उसका इमेज को हम कैप्चर करके अपने अनमैन्ड एयर व्हीकल में डाल देंगे और क्या होगा, ड्रोन के थ्रू जाएगा और मैच करेगा। जैसे ही मैच करेगा वहाँ पे ड्रोन या आर्टिलरी फायर कर देगा और उसको एलिमिनेट कर देगा। ठीक, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, कैसे डिफरेंट टाइप का सीसीटीवी से आप मूवी में देखते होंगे कि जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है उसको अगर डिटेक्ट करना है कि ऑल से सीसीटीवी को हम अपने प्रोग्रामिंग थ्रू उसको सीसीटीवी को हम एक जगह उसको एक मॉनिटर पर ला के फिर उसको एआई का यूज करके पर्टिकुलर पर्सन को कैसे डिटेक्ट करते हैं किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या होगा, स्पीड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, चैलेंजेस टू एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हम उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफरेंट टाइप का कंक्लूजन दे सकते हैं, फॉरवर्ड मैकेनिज्म दे सकते हैं। फिर उसके बाद चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग। अभी बताएं कैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो रहा है कोई भी चीज़ सस्पिशियस एक्टिविटी, उसको एआई कैसे डिटेक्ट कर लेगा। फिर उसका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विथ एआई, बिहेवियर एनालिसिस टेक्निक विथ एआई, कोई पर्सन अगर सडनली एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शन करता है उसको एआई कैसे डिटेक्ट कर लेगी और कितना फास्ट डिटेक्ट करेगी, हमारा एल्गोरिथम कितना अच्छा होना चाहिए। ठीक, इतने बड़े लोगों में उसको कैसे, इतने पॉपुलेशन 140 करोड़ का मान लेते हैं, अगर पॉपुलेशन रिलेटिव 80 करोड़ अगर इंटरनेट यूज करे, उसमें से कैसे उस पर्टिकुलर पर्सन को डिटेक्ट करेंगे, एआई में हम डिस्कस करेंगे कैसे उसको डिटेक्ट किया जाता है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन देखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन, डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशू अराइजिंग आउट देयर डिजाइन। जहाँ भी इशू से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा, आप अपने कंक्लूजन में या फॉरवर्ड में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ एडवांस सजेशन दे सकते हैं अपने आंसर में, इससे कि आपका मार्क्स इंक्रीज होगा कंपेयर टू योर काउंटर पार्ट। इसमें देखेंगे ओपन डाटा प्लेटफॉर्म, लाइक गवर्नमेंट जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी है, इतने बेनिफिट लोग, इतना पॉपुलेशन में जितने लोग बेनिफिट हो रहे हैं उस सब का डाटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कितना बड़ा कंप्यूटर चाहिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इतने करोड़ डाटा का, एक पर्सन का डाटा जैसे सोशल मीडिया का डाटा हुआ, गवर्नमेंट डाटा हुआ, उसको कहाँ पे रखे, फिर कहाँ पे उसको रख के फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डाटा पे कैसे यूज करे, फिर उसको कैसे हम रिजल्ट में आउटपुट में कन्वर्ट करें, हम क्लाउड कंप्यूटिंग में देखेंगे। और गवर्नमेंट डाटा एक्सेसिबल टू सिटीजन, रिसर्चर, बिजनेसमैन, एक कैसे वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू होता है, उसमें एआई कैसे यूज होता है उतने बड़े डाटा में, ये हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है इंटरवेंशन इंक्रीज होती है, पॉलिसी एक्यूरेसी बढ़ती है। ई गवर्नेंस पॉलिसी, लाइक ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सिटीजन को कैसे एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ईजिली मिल सकेगा। ठीक, फिर हम देखेंगे ट्रेनिंग ऑन डिजिटल स्किल्स, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसे कि हम देखें कि जो एम्प्लॉयमेंट इशू है, कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी को हम लोगों को स्किल या ट्रेनिंग दे के कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। फिर इशू रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इशू रिलेटेड टू हेल्थ, अभी के टाइम में क्या है कि एआई, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से डिफरेंट टाइप का हेल्थ में कैसे इंटरवीन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि रिमोट सर्जरी एक आता है। रिमोट सर्जरी क्या होता है कि ग्राउंड में कोई बैठा हुआ है गांव में और दिल्ली में कोई डॉक्टर है, वहाँ पे जा नहीं सकते, तो रिमोट के थ्रू कैसे उसको सर्जरी करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर अब एक 5G आया हुआ, अगर उसके बाद 6G आता है तो क्या होगा, लेटेंसी जो है, ड्यूरेशन वो बहुत ही लैग जो है बहुत ही कम हो जाएगा डिस्टेंस के थ्रू। अब जैसे ही ये 6G टेक्नोलॉजी आती है, फिर उसमें हम एआई यूज करते हैं, फिर रोबोटिक्स यूज करते हैं, तो कैसे ये रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग जो है वो कैसे इंप्रूव हो सकता है।
इससे क्या होगा, अगर हेल्थ को हम अच्छे से टैकल कर ले टेक्नोलॉजी की जरूरत, तो इंडिया में ऑब्वियसली जो पॉवर्टी है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। क्यों? हेल्थ इज़ अ फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया। आप इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा इसको अच्छे से। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी एंड हंगर है, कैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर से यूज करते हैं हम अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इंक्रीज करके कैसे हम पॉवर्टी को और कम कर सकते हैं रूरल मासेज में। फिर डिफरेंट स्किल ट्रेनिंग और डिफरेंट टाइप का जो बेसिक नीड है, लाइक सोलर एनर्जी का नीड है, उसको कैसे ग्राउंड रूट लेवल तक दे के या उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करके, लेट भी बायोगैस में डिफरेंट टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके उसका कैसे इफिकेसी बढ़ा सकते हैं। और इससे क्या होगा, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को हम एम्पावर कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स टॉपिक में आप लिख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरवेंशन एंड ऑब्वियसली स्किल ट्रेनिंग। ये तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है रिसेंट टेक्नोलॉजी का। फिर हम देखेंगे ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। ई गवर्नेंस मतलब कि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी है, जितने भी इम्प्लीमेंटेशन स्कीम है, आपको कुछ भी बनवाना है डॉक्यूमेंट, कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उसको अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के थ्रू, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, एआई टेक्नोलॉजी, डिजिटल आइडेंटिटी और ऑथेंटिक सिस्टम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी हम देखें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कैसे लैंड रिकॉर्ड में या डिफरेंट टाइप का ट्रांजेक्शन इवेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस में कैसे उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, अगर उसमें कोई भी चेंज जाए तो हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि ये होता है कि आप सैटेलाइट इमेजिंग, फिर उसके बाद रिलेटेड भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यही सब मिक्स करके हम एक साथ मिक्स करके हम कैसे लैंड में भी चेंज कर सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। एक है सिटीजन चार्टर, आप पॉलिटी में पढ़िएगा सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्विस प्रोवाइडेड एंड प्रोसीजर फॉर अवेलिंग दो इज द टाइमलाइन ऑफ द सर्विस डिलीवरी एंड द राइट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सिटीजन। मतलब कि जो सिटीजन का राइट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। अब इससे क्या होता है, प्राइमरी पर्पस ऑफ सिटीजन चार्टर टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफिशियंसी। जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़िएगा तो आप ऑटोमेटिकली इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि इस टेक्नोलॉजी से क्या ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो रही है, किस हद तक इंक्रीज हो रही है, इसका अप्लीकेशन और अर्जेंटली इसका ग्रास रूट लेवल पे अप्लाई करना कितना ज़्यादा जरूरी है। ठीक। एंड एक GS2 में आप एक सिग्निफिकेंस ऑफ एआई इन इंडियन लीगल सिस्टम। आप देख सकते हैं कि जो अभी तो इसका यूज नहीं हुआ है इंडियन के केस में, बट डेफिनेटली आने वाले समय में एआई का यूज इंडियन जुडिशियल सिस्टम में होने वाला है। इसमें क्या होता है कि केस प्रेडिक्शन में ईजी होती है कि केस का जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ जा रहा है, किसके टाइप एविडेंस ज़्यादा है, एआई इजीली डिटेक्ट करेगा। स्पीड ऑफ लीगल प्रोसेस, अनबायस्ड लीगल सिस्टम, एआई पावर, नेचुरल लैंग्वेज। अगर मान लेते हैं कि अभी के टाइम आप लॉयर के पास जाते हैं, वो आपको हेवी अमाउंट चार्ज करता है, क्या हम एआई चैटबॉट यूज करके जो लॉ का लैंग्वेज है उसको फाइंड आउट करके कॉमन सिटीजन को अवेल करा सकते हैं। करेक्ट लीगल डाटा एनालिसिस। लीगल डाटा एनालिसिस जो इंडिया में आप जाते होंगे कि हर एक जगह कहीं ना कहीं केस पेंडिंग है, कोई केस 20 ईयर तक चल रहा है, 30 ईयर तक चल रहा है, आखिर उसको कैसे कम कर सकते हैं एआई के यूज करके, आखिर उसमें कैसे हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर जज लोग इसका यूज करके एआई का यूज करे तो केस प्रेडिक्शन में क्या उनको फ़ायदा होगा, क्या वो केस जल्दी जल्दी सोल्व कर पाएंगे। हम लोग एआई के केस में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर जनरल स्टडी 1 में एक टॉपिक है रोल्स ऑफ वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू। हम देखे थे अभी कैसे पॉवर्टी जो है हम कम कर सकते हैं, और डेवलपमेंट में जो इशू है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन के थ्रू कैसे उसमें हम इनोवेशन ला सकते हैं। फिर एसएम प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, बायो डिफरेंट टाइप का एनर्जी लाइक रिन्यूएबल एनर्जी कैसे हम हाउस होल्ड तक पहुंचा सकते हैं एट द इजी कॉस्ट, स्किल एंड ट्रेनिंग। फिर डिटेक्शन एंड फॉरकास्टिंग हम देखे थे कैसे एआई के थ्रू हम फॉरकास्ट कर सकते हैं कोई भी इवेंट की, अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी। फिर हम रोबोटिक्स का यूज करके कैसे, जैसे कि मान लीजिए किसी एरिया में वोल्केनिक एक्टिविटी हो, उस एरिया में एनडीआरएफ की टीम में कोई पर्सन जाकर उसको अगर रेस्क्यू कर रहा है, वो डिफिकल्टी हो, वहाँ पे हम रोबोट को भेज के कैसे हम रेस्क्यू कर सकते हैं। ठीक। फोरकास्टिंग कैसे एआई के टूल के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में वोल्केनो आने वाली, इस एरिया में अर्थक्वेक आने वाली, क्या डिटेक्ट कर सकते हैं। इवन जीएस पेपर 1 में व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कॉलोनियल एक्सपेंशन,
आप लोग अपना थॉट इंक्रीज कर सकते हैं क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी थी इट प्ले मेजर रोल इन कॉलोनियल एक्सपेंशन लाइक एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये था ये डिटेल एनालिसिस ऑफ द प्रीलिम्स एंड मेंस, कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन यूज करके हम मेंस में अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। अभी हम आज देखेंगे कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट 210 मार्क्स, ऑलमोस्ट 210 मार्क्स, 210 मार्क्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें जो 30 मार्क्स होती है वो डायरेक्ट होती है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले मेजर रोल इन यूपीएससी मेंस पेपर। ऑब्वियसली प्रीलिम्स में तो हम देखेंगे आज प्रीलिम्स में कैसे प्ले रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी हम देखेंगे 2024 का जो अभी 2023 का जो क्वेश्चन था वो क्या था। यूपीएससी में अराउंड हर एक ईयर अराउंड 12 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है ठीक है।